एक तो 0.1% है ऑफ द टैक्स पेबल का 0.1% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50% ऑफ द टैक्स पेबल और मिनिमम उसमें 40,000 है। और जो सैलरी वाले हैं जिनकी 75% सैलरी हो नॉर्मल इनकम में, सैलरी को जो ड्यूअल कंसीडर हो, तो उसके लिए अगर उसकी सैलरी इनकम 5 मिलियन से कम है तो उसके लिए 5,000 है, बाकियों के लिए इसी तरह है। तो इस तरह जो वेल्थ की है वो भी 0.1% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम है कि मैक्सिमम 1 लाख तक पेनल्टी लग सकती है। तो इस तरह वो पेनल्टी 182 सेक्शन है उसका 1A B C, उसमें आप इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। हर एक कैटेगरी में डिफॉल्ट में फॉल्ट में पेनल्टी दी गई है। लेकिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि पेनल्टी ऑटोमेटिक नहीं होती कि ऑटो पे ही आपको लग जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको शो काज नोटिस दिया जाए और अगर आप वो शो काज नोटिस आप पे एलिगेशन लगाई जाए, वो रेलेवेंट सेक्शन लिखा जाए, ऑफेंस आपकी एलिगेशन लगाई जाए कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो आप रिप्लाई में अगर आप उसको कहा जाएगा फेलियर का ये मतलब नहीं है जो काम अनइंटेंशनली हुआ है या रीजनेबल, वहाँ वर्ड विदाउट रीजनेबल काज भी है और शैल बी लायबल भी है। तो इसमें शैल बी लायबल जो यूजुअली डायरेक्टरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता। और दूसरा ये है कि रीजनेबल काज है फिर भी पेनल्टी नहीं लग सकती, आप बोनाफाइडी रीजन बता सकते हैं। तो उस सिचुएशन में वैसे भी जो पीनल प्रोविजंस होते हैं वो स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड होते हैं। अगर फुली इन ऑल फोर्स अगर आप उसमें फॉल करते हैं फिर पेनल्टी लगती है। तो इसलिए आप उसकी वैसे जहाँ लॉस ऑफ रेवेन्यू ना हो, जहाँ कई प्रोसीजर लैप्स हो, तो उस सिचुएशन में भी फिर पेनल्टी नहीं इम्पोज हो सकती। तो वैसे एक भोला इंजीनियरिंग में भी जजमेंट आई थी, उसने कहा जी ये जो पेनल्टी प्रोविजंस हैं जहाँ कोई टेक्निकल ऑफेंस हो या बेनाइल हो तो उसमें भी नहीं लगनी चाहिए। टोकन पेनल्टी 50 रुपए की कितनी लगा दी थी। तो इस तरह अभी सेठी साहब की भी जजमेंट आई है जहाँ उन्होंने कहा कि पेनल्टी अगर लगानी भी है तो प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंस होनी चाहिए, जहाँ लॉस नहीं है या प्रोसीजर लैप्स हैं तो वहाँ भी नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरह ये बात जो वो पेनल्टी का चार्ज 81, 82 सबसेक्शन है जो हम एटीएल के ऊपर आने के लिए करते हैं। जी वो अभी एक्टिव टैक्स लिस्ट में आने के लिए 2019 का हम चलान बना के पहले जैसे करते थे एक्टिव, वही मैंने बताया ना कि लेकिन सर इसमें है कि 20 के अंदर जब हम 20 का बनाते हैं तो सिस्टम अलाउ नहीं करता। अच्छा, सिस्टम अलाउ नहीं करता, वो सिर्फ कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2019 के लिए है ना कि 2020 के लिए। अब वो मार्च में आएगा, वो मार्च में आए। अगर आपकी इजाजत इस टाइम जो एटीएल सिस्टम पे ऑपरेटिव है वो 2019 की है। 28 फरवरी 2021 तक यही एटीएल जो है वो ऑपरेटिव है। अगर आपने 2020 की रिटर्न फाइल नहीं भी की तो 28 फरवरी तक आप फाइलर हैं। ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं ये बेसिकली चूंकि एफबीआर हमेशा से सुस्त है, जैसे 114 का परफार्मा जिसकी 31 दिसंबर को डेट खत्म होनी थी, अभी कल उसका वो मार्च टू मार्च है। वो जो एटीएल वाला सिस्टम है मार्च टू मार्च है। तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि 19 वाइल भी आप फाइल कर दें, 19 वाइल फाइल कर देंगे तो फिर वो पेनल्टी दे देंगे तो फिर ऑपरेटिव हो जाए। 20 का फर्स्ट डे उससे मार्च के बाद ही होगा ऑपरेटिव ना। 2020 का जो चलान आप कहना चाह रहे हैं ना, 2020 का चलान विद इन डेज आ जाएगा। अभी तो आज आप वो पे कर भी देंगे और आपने 2019 अगर फाइल नहीं की तो आप उसी वक्त ऑपरेटिव होंगे ना। वो पहले मैंने बताया कि पेनल्टियां देंगे, तो आपने अगर ऑपरेटिव होना है मार्च के बाद तो फिर वो मार्च के बाद के लिए 20 है और पेनल्टियां दें, वो आज दें या उस वक्त दें, एक ही बात है। अगर आप आज होना चाहते हैं तो आप 19 वाली फाइल कर दें और वो सारी पेनल्टी वाली 1,000, 10,000, 20,000 जो भी आप पे एप्लीकेबल है वो आप दे दें तो हो जाएंगे। मैं सर की बात को सिर्फ चंद अल्फाज में कंक्लूड कर दूं कि जो दोस्त 2019 की रिटर्न जिन्होंने ऑलरेडी फाइल की फाइलर हैं, 2020 की रिटर्न फाइल ना करने से वो फौरी नॉन फाइलर नहीं हो रहे उनको। लेकिन अगर 2020 की रिटर्न एक्सटेंशन अप्लाई नहीं की, आज अप्लाई करके 182A का जो रेलिवेंट चलान है पे करके और चलान जल्द अवेलेबल हो जाएगा पोर्टल पे, तो वो अपने फाइलर स्टेटस को कंटिन्यू कर सकते हैं सब्जेक्ट टू के 182 की पेनल्टीज उनको लगें, एडजुडिकेट हों। वो सर ने बड़ी डिटेल से बताया कि कब हो सकती हैं कब नहीं हो सकती, लेकिन वो फाइलर आज भी हो सकते हैं, उनके फाइलर होने में कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है। सब मार्क्सवाई चंद जो 182A की प्रॉब्लम नहीं है, सब मार्क्सवाई चंद जो 182A की पेनल्टी के। बहुत शुक्रिया। करें हम रिटर्न सबमिट करें और 182 जो आया नोटिस साथ ही आ गया, वो भी साथ ही आ गए।
अब उसमें वो उसकी वर्डिंग है शो काज की टाइप की है, तो हम क्यों ना उसका भी जवाब रिप्लाई कर दें। हाँ तो करना चाहिए ना। पोर्टल पे उसका भी रिप्लाई लोग इस तरह नहीं कर रहे, वो सिर्फ 114 की कंप्लाइंस कर रहे हैं, रिटर्न सबमिट कर रहे हैं और वो नोटिस वहीं पे पड़ा हुआ है। नहीं, उसकी तो जरूरी नहीं। जब आपको पेनल्टी एक इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है, जब उसका नोटिस आ जाए तो उसके लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि पेनल्टी ऑटोमेटिक नहीं है, उसके लिए उन्होंने प्रोसीड करना है। तो प्रोसीड करने के लिए आपको शो काज नोटिस देंगे, उसमें आपका जो ऑफेंस है वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके इंग्रेडिएंट बताएंगे। तो आपने फिर आगे रिप्लाई में रीजनेबल काज अपना बताना है, या फेलियर की रीजन क्या है वो जस्टिफाई आपने करना है, या जो पहले मैंने आप कहा है कि ये इस बेसिस पे है वो आप बताएंगे तो रिप्लाई देंगे। तो उसके बाद वो एडजुडिकेट करेंगे, लगाएंगे, फिर अपील के फोरम में फर्स्ट सेकंड ये वो हो सकता है उधर ही ड्राफ्ट यूजुअली वो लगा ही देते हैं, फर्स्ट अपील में जाएंगे, आगे सेकंड थर्ड ऑनवर्ड फिर वो चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो रिटर्न फाइल किए इन्होंने, जो अटैचमेंट है मेरा ख्याल उसका जो रिप्लाई जो अटैचमेंट साथ ही लगा दिया जाए ताकि दोनों काम एक ही वक्त में हो जाएं। अभी वो 182 का भी कर दे रिप्लाई। और जी वो 182 इंडिपेंडेंट है। देखिए जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करते हैं 114 में, एक्सटेंशन वगैरह वाली या रिवीजन 114(6) में है। उसके बाद वो आपका एक डीम्ड ऑर्डर अंडर सेक्शन 120 हो जाता है। अगर कोई डेफिशिएंसी हो तो 120(3) का नोटिस लहदा आता है, तो आपने वो डेफिशिएंसी 120 के रिप्लाई में करनी होती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो ऐसे ही होता है जैसे आपकी कंप्लीट इनकम्प्लीट और इनवैलिड है। और रिटर्न जो हमारे ना साहब उसमें ये है कि जैसे ही आप रिप्लाई के लिए ओपन करते हैं तो रिटर्न ओपन हो जाती है, वो ये फरमा रहे हैं। तो उस तनाज़ुर में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नोटिस रिटर्न नॉन फाइलिंग क्या है? जैसे ही आपने जिसने एक्सटेंशन नहीं फाइल की उसको फौरी तौर पर नोटिस आ गया है कि आप 114 की रिटर्न फाइल करें और 182 की पेनल्टी दें। सुन। आप बताइए इसका जवाब। हाय सुन ले। जो रिटर्न नहीं फाइल करता तो उसके अगेंस्ट प्रोसीड करने के लिए 114(3) और 4 है कि आप रिटर्न फाइल करें। लॉ में लिखा हुआ है कि विद इन 30 डेज आपको टाइम दिया जाता है कि विद इन 30 डेज आप रिटर्न फाइल करें। आप पहली बात तो आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो जो डिफॉल्ट पीरियड होता है उसको प्रोसीड किया जाता है 182 के तहत, पेनल्टी सेपरेट के आपने डिफॉल्ट किया है ना, उनके ऑन अकाउंट इन रिस्पांस टू नोटिस आपने रिटर्न फाइल की है। एक तो वॉलंटरी ओरिजिनल आप फाइल कर दें विद इन ड्यू डाइट में आपने फाइल नहीं की, नहीं तो ऑफेंस एक एस्टैब्लिश हो गया कि आपने ड्यू टाइम में नहीं की। वो ड्यू टाइम वो कैलकुलेट हो जाएगा जिस दिन आप फाइल करेंगे। नहीं फाइल की तो उन्होंने आपके फेलियर को एस्टैब्लिश करने के लिए पहले आपको नोटिस दिया कि मेरी ओपिनियन में आप लायबल टू टैक्स हैं और पिछली भी फाइल की थी, ये नहीं की, तो आपको नोटिस दिया जाता है 114(3) का या 4 का, 2 हैं जो आपको फिर आप इन रिस्पांस टू नोटिस आप फाइल करेंगे। ये तो कंप्लायंस हो गई रिटर्न फाइलिंग की। अब आपने वो पीरियड जो डिले किया है उसकी पेनल्टी है 182 में, वो इंडिपेंडेंट प्रोसीड होगी। अच्छा अब अगली सिचुएशन देख लें। अब एक सिचुएशन है कि आप रिटर्न इन रिस्पांस टू नोटिस फाइल करते हैं, एक नहीं करते। अगर आप इन रिस्पांस टू नोटिस रिटर्न फाइल कर देते हैं तो वो उसी तरह ही डीम्ड ऑर्डर 120 में हो जाएगा, जैसे ओरिजिनल वॉलंटरी आप फाइल करते हैं तो ऑर्डर हो जाता है और उसी तरह असेसमेंट अमेंडमेंट ऑनवर्ड चलेगी। दूसरी सिचुएशन है कि आप फिर भी फाइल नहीं करते, तो फिर आप पे एक्स पार्ट की प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 121 आ जाएंगी। अगला नोटिस वो देगा कि आपने क्योंकि फाइल नहीं की, आपने मेरे पहले वॉलंटरी फाइल नहीं की, फिर आपने इन रिस्पांस टू बाय नोटिस भी नहीं फाइल की, तो इसलिए अब मैं आपको 121 का नोट देता हूं कि आपकी मैंने क्यों ना एक्स पार्ट बेस्ट जजमेंट करूं और मेरे पास ये फैक्ट अवेलेबल है। लास्ट टाइम आपने ये डिक्लेयर किया था, ये किया था और ये पैरेलल केस ये है, इंक्वायरी ये कहती है, तो इन बेसिस पे मैं आपकी इतनी इनकम असेस करना चाहता हूं और इतनी टैक्स लायबिलिटी करना चाहता हूं। अकॉर्डिंगली वो आपको उसका भी नोटिस देगा शोकाज 121 का, उसमें भी आप रिप्लाई दें, फिर भी आप फाइल कर सकते हैं, तो उसको भी आप फाइल करके कह सकते हैं, फिर फाइल कर देंगे तो फिर 120 बन जाए, फिर 120 का ऑर्डर आ जाएगा, फिर दूसरी स्कीम में आप आ जाएंगे। अगर आप फिर भी नहीं करते तो वो ऑर्डर आ जाएगा, तो फिर आप वो अपील में और उधर चलेंगे। ये तो एक प्रोसेस हो गया असेसमेंट का, असेसमेंट प्रोसीडिंग और अपील। आप पेनल्टी का है, पेनल्टी एक इंडिपेंडेंट है, वो 182 है,
उसका अलहदा आपको नोटिस दिया है कि आपने ये टाइम जो है ये आपका फॉल्ट है, आपका फेलियर टू फाइल है, वो ये डिले पीरियड है, आपको इसकी क्यों ना पेनल्टी लगाई जाए। पेनल्टी जो 182 में या जहां वो मेंशन है 0.1% या मैक्सिमम मिनिमम है, उसका नोटिस आपको ऑफेंस बता के डिटेल दे के दिया जाएगा, उसका आपने अलहदा इंडिपेंडेंट जवाब देना है। ये रिटर्न फाइल करने से वो खत्म नहीं होगा, उसका जवाब आप अलहदा देंगे, ये रीजन थी, ये वजह थी, ये जो भी जो मैंने पहले बताई है, वो आपके पेनल्टी लगा भी सकता है, वापस भी ले सकता है, वो ड्रॉप भी कर सकता है। पेनल्टी लगा दे तो अपील में आप जाएंगे, उसकी अलहदा इंडिपेंडेंट अपील होगी फर्स्ट सेकंड ऑनवर्ड। जी ये तरीकाकार होगा। ठीक है, क्लियर। 114 नॉन फेलियर के नोटिस के साथ ही 182 का पेनल्टी क्लब कर दिया उसी नोटिस में, उसकी क्या पोजीशन है? अल्लाह वैसे तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन कोई बॉडी अगर क्लियर है, इंटेंशन दे दी है तो चल सकता है, उनके मुताबिक चल सकता है। वैसे इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है और ये रिटर्न फाइल करे या उस नोटिस में इंडिपेंडेंट दोनों की होनी चाहिए, क्योंकि 182 एक अलहदा प्रोसीडिंग है। ये नॉन फेलियर का 114 वाला भी क्लियर है कि आपने नॉन अलहदा दिया है या उसी में सिंगल नोटिस में 180 वैसे दोनों अलहदा तो जस्ट कंटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी क्लियर है, उसकी माइंड क्लियर है, चीजें क्लियर है तो हो सकती हैं। वैसे तो जहां कंसीलमेंट के लिए कंसीलमेंट होती है, असेसमेंट करते हैं, तो इसमें बहुत से केस लाए कि जब कोई असेसमेंट होती है तो उसके अंदर फेलियर मेंशन करें तो फिर बाद में नोटिस देना होता है, पहले असेसमेंट करें। उसमें कंसीलमेंट के केसेस में अक्सर ये है कि ऑफेंस फाइन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, तो उस सिचुएशन में जरूरी होता है कि क्योंकि इसका सेक्शन जो 182 का सब सेक्शन शो काज नोटिस का अलग है, ठीक है, 182 के साथ ही सब सेक्शन 3 है जो उसका इंडिपेंडेंट नोटिस देना होता है, और 114 का 3 का या 4 का जो भी उसका फाइलिंग है वो इंडिपेंडेंट, दोनों क्योंकि लॉ में इंडिपेंडेंट है, अपने उनके कंटेंट्स हैं, अपने इंग्रेडिएंट है, अलग अलग देना चाहिए। मेरे ख्याल में इनवैलिडिटी तो नहीं होती, इलीगलिटी हो सकती है जो क्योरेबल एक मेरे ख्याल में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बॉडी में एक ही नोटिस में ऊपर बॉडी में भी दे दिया कि 114 भी है, 182 भी, नीचे अलग अलग मेंशन कर दिया, तो इंटेंशन उससे क्लियर है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्योंकि पहला होगा तो उसके बाद दूसरा है, क्योंकि उससे पहले फेलियर के लिए रिटर्न आप फाइल नहीं करते, पीरियड डिटरमिन होगा तो वो आएगा, ऐसे समझ लें। अगर आपको नोटिस दिया अभी तो पीरियड डिटरमिन नहीं है कि आपका फेलियर क्या है, फेलियर का पीरियड कब होगा, जिस दिन आप रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न फाइल करने के बाद लेट टाइम डिटरमिन होगा तो फिर पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं डिटरमिन ना। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं या वो उस टाइम का अलहदा फाइल करता है कि आज तक का ये है, पेनल्टी स्टेप वाइज हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये एक अलहदा इशू है कि भाई पहले आज आप 90 डेज हो गए हैं तो 90 डेज का अलहदा शो का नोटिस पे आप फेलियर है, अभी रिटर्न फेल नहीं फाइल की, महीने बाद आप करते हैं तो 90 डेज के बाद 30 डेज और 120 दिन हो गए, तो अब क्या 120 दिन का अलहदा एक शो का नोटिस होगा पेनल्टी के लिए, या एक कंबाइन ही होना चाहिए, या एक टैक्स ईयर का होना चाहिए, ये टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। अजमल साहब भी इसमें क्योंकि इंटरैक्टिव सेक्शन है, आप भी अपना व्यू बता दें। दोनों चीज एक है आपका पेनल्टी लेट फाइलिंग या नॉन फाइलिंग की, एक पेनल्टी है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स की, वो अपने उस पीरियड का उसका अपना पीरियड होगा, इसका अपना पीरियड होगा, क्लियर जी, दोनों अलग अलग चीजें ना, तो पेनल्टी अलग अलग है। उस्ताद है हमारे मंशा साहब हैं और इंडेटेड टू हिम, बड़ा कुछ सीखते हैं हम मंशा साहब से। मैं तो कोई मसला फंसे तो नया मसला को उठाना हो तो हम पिछले दिनों मैंने एक इनसे डिस्कस किया है मामला, तो इंशाअल्लाह वो उस पर भी हम आपको काफ़ी अच्छी जजमेंट आएगी, एडमिट हो गया हुआ है। लेकिन जब पेनल्टी की बात हो रही है तो ये मेरे भाई आप जेहन में रखिएगा कि जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होती है ना, दे आर क्रिमिनल इन नेचर, कुजाए क्रिमिनल कह रहे हैं, चले कुजाए क्रिमिनल होती हैं ये, क्योंकि आपको पेनल्टी है, प्रोसिक्यूशन, ये सारी क्रिमिनल में आ जाती है। जो पहले जो हम टैक्स वगैरह लगाते हैं ये क्रिमिनल नहीं है, ये कुजाए जुडिशियल है। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है जिसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, उसमें बियॉन्ड एनी डाउट वो स्टैब्लिश करना महकमे प्रोसिक्यूटर का काम है, महकमे का काम है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि मेंजिरा अनटिल अनलेस देयर इज अ मेंजिरा, उस वक्त तक पेनल्टी वगैरह या प्रोसिक्यूशन या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। ये बेसिक चीजें आपने जेहन में रखी, ये जूरिस्प्रूडेंस की चीजें हैं जिससे आपने बाहर नहीं निकलना। उसके बाद कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता,
कि जैसे ये पेनल्टी की या डिफॉल्ट सरचार्ज की जो भी ये क्रिमिनल नेचर है, और क्रिमिनल नेचर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसने बियॉन्ड एनी डाउट इस्टेब्लिश करनी होती है। इसमें डीजी खां की जो सीमेंट है, डीजी खां ICI 245 है 2001 SCMR, तो उसमें भी यही होल्ड हुआ है, जो सेठी साहब की जजमेंट, सेठी साहब ने भी उसी को फॉलो किया है। तो आप ये बात ज़हन में रखिएगा, जब भी पेनल्टी का नोटिस या पेनल्टी प्रोसीडिंग, तो उसने कहा, आपने कहना है कि ही हैज टू प्रूव बियॉन्ड एनी डाउट। जिस तरह वो कहते हैं कि सारे एक बेगुनाह को सजा नहीं चाहिए, सारे मुजरिम बच जाएं, ऐसी है ना, ये प्रिंसिपल है, इस तरह ये प्रिंसिपल है। क्यों सर? सही, right? बिल्कुल। ये थोड़ी सी बात, ये पेनल्टी के बारे में जी जितनी भी चीजें ना, इसको आपने ज़हन में रखना वो है। हमारे लिए तो कोविड-19 182 का उसको ओपन करें, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो एक एप्लीकेशन तैयार रखें, वो वहाँ पे पेस्ट करें, कोविड-19 और उसको सबमिट कर दें। हमारे पास तो एक है ना बेहतरीन कोविड-19 का वो। वैसे भी जजमेंट्स हैं, अपना नसीब सिकंदर साहब की जजमेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि पेनल्टी जो सेक्शन है, इनको दे शुड नॉट बी यूज्ड एज ए टूल टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक है ना, कि इनको टूल ये सिर्फ थ्रेटनिंग के लिए होते हैं, आपको ये होता है सिर्फ डरावे के लिए, जैसे कहते हैं, थ्रेट करने आपने डेटरेंट एज ए डेटरेंट यूज करने, रेवेन्यू पर्पस नहीं, रेवेन्यू जनरेशन पर नहीं, आपने लोगों को कंप्लायंस कराना है, बेसिक आपने लोगों को कंप्लाइंट बनाने के लिए होती है, वैसे उनको डराने के लिए रखा हुआ है डंडा। ठीक है ना, तो जी सदर साहब, ये डराने के लिए डंडा रखा हुआ है, मारना नहीं है, मारना नहीं होता। ठीक है ना, ये पहला बेसिक ये प्रिंसिपल ये भी है कि कोर्ट से तो यहाँ तक गई, इस हद तक गई है कि जो वेल टैक्स के केसेस में थे, एक दफ़ा आपको शायद याद होगा, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने कहा था कि आप अगर कोई आदमी पहली दफ़ा डिफॉल्ट करता है तो उसको नोटिस दें, उसको छोड़ दें, दूसरी दफ़ा करता है फिर भी आप उसको नोटिस दें, भाई तू ये गलती कर रहा है, तू ना कर, फिर कर, तीसरी चौथी दफ़ा जाके आप उसको पेनल्टी लगाया, अदरवाइज आप पेनल्टी भी इम्पोज नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये बात basic दफा चीजें हैं। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस ना करने पे स्टेप वाइज पेनल्टी है, तो वो उसमें पहले नोट में सारी नहीं लगा जा सकती। पहले वाला जो स्टेप है वो पहली पेनल्टी पहला नोटिस दे के लगाएं, फिर वो हो जाए, फिर भी ना करे तो फिर दूसरा नोटिस अलहदा दे के दूसरी पेनल्टी लाएं, फिर तीसरा अलहदा दे के लगाएं, तीसरा जहां जिस तरह। बेसिक प्रिंसिपल आप लोग याद रखें तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। एक्चुअली जूरिस्प्रूडेंस मुश्किल काम है, जिसको जूरिस्प्रूडेंस जाती है उसके लिए ला मुश्किल। जूरिस्प्रूडेंस पे ध्यान दिया करें कि इसका पर्पस क्या है, ये क्यों है। अब मैं पिछले दिनों केस कर रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मुश्किल केस था, हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ किया हुआ था, तो बेंच मेरे खिलाफ जा रहा था, बड़ा सख्त किस्म का ना, मुझे वो 3 जज मेरे पे अटैक करी जा रहे थे, अटैक करी अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, मैंने शायद आपसे डिस्कस भी किया था, लफ्ज था, वो कहते हैं ये अप्रूवल नहीं, अप्रूवल लिए हमने, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, जुडिशियल नहीं है। हमारा केस ये था कि जब IEC ने और कमिश्नर ने कार्डों को अप्रूव कर दिया तो उसको दोबारा रिवाइज वो नहीं कर सकता, लेकिन महकमे ने आके स्टांस लिया हाईकोर्ट में आके कि नहीं जी वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल थी हमारी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हम लेते रहते हैं, हम अपने सीनियर से पूछ लेते हैं, जैसे मैं मंशा साहब से पूछ रहा हूँ, तो ये आर्डर मंशा साहब का नहीं हो गया, यजमान साहब का अपना आर्डर था। मैंने खैर करते करते मैंने जब देखा यार बात खिलाफ जा रही, तो मैंने कहा सर एक लेटर उन पर बात करूँ, वो कहते नहीं करें। मैंने कहा सर एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि डिग्री होती है जैली या असली, इसी तरह अप्रूवल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल हो। उन्होंने कहा नोटिस। अच्छा, इसमें भी ना इस तरह ये फिर उन्होंने अफसर को बुलाया हुआ, कमिश्नर साहब को बुलाया हुआ, ये थोड़ा सा इसको ना ये बेसिक प्रिंसिपल आप ध्यान में रखा करें। अच्छा, इसमें बेसिकली थोड़ा सा और कंसल्ट कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी 65 के रेफरेंस से परमिशन और अप्रूवल को डिस्टिंक्शन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर दिया था। चलो, परमिशन होती है कि जस्ट आप उसको दें, जहां अप्रूवल होती है तो उसने अपना माइंडफुल अप्लाई करना होता है ऑल फैक्ट्स पे। आप रिपोर्ट भेजते हैं, रिपोर्ट पे पूरी पे सारे फैक्ट, सर्कमस्टांसेस, केस सब कुछ लिखते हैं, फिर उसको वो रीड करता है, उसपे माइंड अप्लाई करता है, फिर आपको परमिशन की बजाय अप्रूवल देता है, तो फिर माइंड अप्लीकेशन। मैं कहता सर अप्रूवल ऑलवेज प्रीसपोजेस द एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, कि पहले जब मैं अप्रूवल की बात करूंगा तो मेरे ज़हन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि यार इस बंदे ने अप्रूवल दिया तो इसने अप्लाई किया, सारा कुछ देखा है, सारा फैक्ट भी देखे हैं, केस भी देखा है, एलिगेशन भी देखे हैं, फाइंडिंग लोअर अथॉरिटी की अपने व्यूज भी देखे हैं, हर चीज देख के जो लोअर अथॉरिटी है उसने अपने को माइंड मेकअप किया होगा ना, मेरे ये है तो आप इस पे अप्रूवल दें, मैं ये करना चाहता हूँ, ये इनको चार्ज करना चाहता हूँ, या पेनल्टी लगाना चाहता हूँ, इस पे अप्रूवल दें, तो उसने अप्रूवल देने से पहले सारी चीजें कंसीडर की हैं। तो इसलिए इसका ये एज ए कुजाई जुडिशियल एडजुडिकेशन अथॉरिटी पावर एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसने भी उसी को दे के उसी की ही उसको अप्रूवल दी है। बिल्कुल सही कहते हैं। कोई और क्वेश्चन? बल्कि मैं एक और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात दूं, मैं कल परसों में केस कर रहा था, बेंच बड़ा खतरनाक था,
काजी अमीनुद्दीन साहब थे और एक काजी अमीन खान साहब थे, दोनों को टैक्स का पता ही नहीं था। एक बाकर साहब थे, मैंने कहा यार ये क्या फंस गया मैं। जब मैं अभी खड़ा हूँ तो कहते हैं वकील साहब हमें ये बताएं, रिकॉर्ड हो रहा है। उन्होंने कोई इशू नहीं है, मुझे कहते हैं ये वकील साहब ये बात बताएं। पॉइंट बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग मेरे से क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि हमें आपने ये बताना है कि जब टाइम लिमिटेशन खत्म हो जाए तो अफसर के पास ही लैक्स ज्यूरिडिक्शन टू इशू नोटिस। उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया, उन्होंने मुझे इन इंग्लिश में क्वेश्चन किया। मुझे कहते हाँ जी आपने हमारी बात समझ ली है। मैंने कहा जी मैंने समझ लिया। मैंने देखा ये 3 बेंच मैं कह लिया अभी जब मेरे पास एक जजमेंट थी मैंने उनको जजमेंट पढ़ाई, उनको समझ नहीं है, फिर कहते फिर पढ़े। मैंने कहा फिर पढ़ी। अब ऑपरेटिव पार्ट पढ़े, मैं जी पढ़ देते हैं। मैंने कहा ये पढ़ देते हैं। खैर वो काफ़ी देर जो एक तो दोनों जजेस टैक्स के बैकग्राउंड के नहीं थे ना, मुश्किल होता है बड़ा उनको टैक्स समझाना। लेकिन जब मैंने कहा माय लॉर्ड द जजमेंट विच आई हैव रेफर्ड प्लेस बिफोर यू दिस इज 5 मेंबर बेंच एंड यू आर 3 मेंबर बेंच। सही तो देखा तो ये बात ये में रखिएगा कि जब टाइम लिमिटेशन खत्म हो जाती है तो उसके बाद अफसर के पास जुरिडिक्शन नहीं रह जाती, ठीक है ना। फिर उन्होंने नोट आउट कर दिया, परसों नोटिस किया उन्होंने, वरना नोटिस नहीं कर रहे थे। वैसे भी लिमिटेशन जब एक्सपायर्ड होती है तो वेस्टेड राइट अक्रूव हो जाता है। तो इसमें नसीम सिकंदर की भी है, नगीना की भी है, अब भी बहुत सी जजमेंट आई हैं। तो वेस्टेड राइट अक्रूव होता है टू द टैक्स पेयर, और फिर टैक्स पेयर खुद भी उसको वेव ऑफ नहीं कर सकता। इंडियन जजमेंट है कि वो खुद भी चाहे तो उसको वेव ऑफ नहीं कर सकता, वो वेस्टेड अक्रूव है। कुछ सिचुएशन में लिमिटेशन कर्टेल करना या एक्सटेंड करना, ये एक और क्वेश्चन है कि एक तो लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो गई, एक्सपायर्ड के बाद वेस्टेड राइट अक्रूव हो गया, फिर वो कुछ नहीं कर सकता, फिर वो आपको राइट अक्रूव हो गया तो उसके बाद वो नोटिस तो साल का या नहीं दे सकता। जैसे तो जितने भी है 122 1 है 2 है इस तरह। तो दूसरी सिचुएशन ये होती है, वैसे जनरली जो लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है ये प्रोसीजर लॉ होता है और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होते हैं। लेकिन पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन को जब टाइम बार्ड हो जाए और उस विद इन दैट ना हो तो फिर वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन और वेस्टेड राइट है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि बल्कि 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि लिमिटेशन को लेजिस्लेटर ने कर्टेल कर दिया, एक ये है कि एक्सटेंड कर दिया। 5 साल है तो एक्सटेंशन ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ लिमिटेशन बढ़ा दी तो बढ़ जाएगी। अगर एक्सपायर्ड हो गई उसके बाद बढ़ाई है तो फिर आप एप्लीकेबल नहीं। आपके वेस्टेड राइट अक्रू होने के बाद अमेंडमेंट आई है तो फिर वो आपके एक्सटेंडेड पीरियड आप एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कर्टेल कर दी आज तो आप उससे बाहर चले गए तो आपका वेस्टेड राइट हो गया। अगर आप विद इन दैट ही हैं तो फिर आप उसके तहत ऑपरेट हो। लिमिटेशन की तरफ चले गए। अच्छा 2014 और 2014 और 15 के 182 के नोटिस आए हुए इन बॉक्स में पड़े हुए थे। आप कुछ लोगों को उन्होंने उठा के कंप्लीटेड टास्क में डाल दिए, जिसका मतलब है कि वहां से वो ऑटोमेटिकली नोटिस खत्म कर दिया उन्होंने। नेचुरली ये मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये क्रिमिनल नेचर होती है और ये रेवेन्यू से खत्म करते हैं, नहीं लगानी चाहिए। ऑफिसर्स को भी ये पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए, उनको आह्वान करना चाहिए लोगों को। ये सिर्फ लोगों को कंप्लाइंट बनाने के लिए होती है, डेटरेंट के लिए है, ठीक है ना। हाँ, इसलिए इसको हम भी 182 लग गया आपके पर 182 जल्दी से रिटर्न जमा कराओ। जैसे अजमल साहब ने कहा है मिंजरिया का मतलब होता है डेलिबरेटली, नोइंगली, Guilty of mind, विलफुली, जानबूझ के, ऐसे समझ लें। मिंजरिया का मतलब होता है कि जानबूझ के आपने काम किया है, नोइंगली, विलफुली, इंटेंशनली, तो डिसऑनेस्टली, तो फ्रॉडुलेंट या इस तरह के जो आपकी है इंटेंशन उसके मुताबिक किया है। जहाँ कहीं इसके साथ मिंजरिया साथ एक्टरिया भी होता है, एक्ट भी आपने किया हो, साथ इंटेंशन भी हो, इंटेंशन इज कपल्ड विद एक्ट भी किया हो, तो दोनों मिंजरिया और एक्ट्रेसरिया जो है दोनों एस्टेब्लिश करने होते हैं। लेकिन ये प्योर क्रिमिनल में तो होते हैं, यहाँ बाज़ दफा स्पेशल लॉज में इसको एक्सक्लूड भी कर देते हैं, तो वहाँ तो उसके मुताबिक है। दूसरा जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला कंसेप्ट है, और अक्यूज को पहले अक्यूज को इनोसेंट समझा, इनोसेंसी भी एक डॉक्ट्राइन है कि जब तक एस्टेब्लिश ना किया जाए वो इनोसेंट कंसीडर होता है। तीसरा जो है ये इसका बर्डन ऑफ प्रूफ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ टैक्स पेयर पे नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यूजुअली प्रोसिक्यूटर पे होता है कि वो प्रूव करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि हमने जो है ये ऑफेंस किया है। अगर वो प्रूव नहीं करता विदाउट रीजनेबल डाउट तो अकॉर्डिंगली फिर वो क्वैश हो जाती हैं प्रोसीडिंग जितनी भी। बाकी मैंने रीजनेबल काज और दूसरी चीज़ें और जो है लैप्स, प्रोसीजर लैप्स जो हैं ऑटोमेटिक नहीं है, प्रोसीडिंग अपॉर्चुनिटी है, दूसरी चीज़ें सारी, और प्रोपोर्शनैलिटी कि जितना ऑफेंस है उतनी पेनल्टी लगनी है, रेवेन्यू लॉस होना चाहिए, डेटरेंट है, ये वो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया।